जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों एमपी टेट वर्ग 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें और स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। इकाई 18 में आप देखिएगा, आपके सिलेबस के अनुसार इकाई 18 में बाल गोविंद भगत पहला ही जो चैप्टर है जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अब राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1899, मृत्यु 1968 में। ठीक है, अब इसकी विधा का नाम क्या है? तो ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र जो कि हिंदी गद्य साहित्य की गौड़ विधा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, तब आपको बताना है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1899 में, मृत्यु हुई थी 1968 में। और बाल गोविंद भगत पाठ की विधा क्या है, तो आपको बताना है रेखा चित्र। बोले बाल गोविंद भगत जो है वो काय पर बैठता है? वृक्ष पर बैठता है, वृक्ष पर। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे अपन देखते हैं, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में। बेनीपुर, आपसे क्वेश्चन आएगा निम्न में से बताइए बेनीपुर गांव में किसका जन्म हुआ था, तब आपको बताना है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से क्या हो गए थे? जुड़ गए। और 15 वर्ष की अवस्था में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिका, ये आपको याद रख लेना, कितनी वर्ष की अवस्था में छपने लगी थी? तो वो छपने लगी थी 15 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवा, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा आदि दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया? संपादन किया। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका, किस दैनिक, मासिक पत्र या पत्रिकाओं का संपादन किया, तो ये तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में है। कितने खंडों में है? बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या देखना है अपन को? रचनाएं। ये इनकी रचनाएं कई बार पूछी गई। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पतितों के देश में, ये पत्तियों के देश में नहीं, ये पतितों के देश में है, पतितों के देश में। चिता के फूल, ठीक है, चिता के फूल कहाँ है? बोले वृक्ष पर है। ये कहानी है। अम्बपाली, अम्बपाली, अम्बपाली नाटक है ये। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें कहाँ रखी? बोले वृक्ष के नीचे रखी हैं। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर, है ना, उड़ते चलो और वृक्ष पर बैठ जाओ। पैरों में पंख बांधकर उड़ोगे तो कहाँ बैठोगे? वृक्ष पर। ये यात्रा वृत्तांत है इनका। जंजीरें और दीवारें, बोले हम वृक्ष से जंजीरें और दीवारें बनाएंगे। तो चिता के फूल, पतितों के देश में, ठीक है, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तब आप क्या बताओगे? राम वृक्ष बेनीपुरी। और कलम कैसे बनती है? बोले वृक्ष से बनती है, वृक्ष से। ठीक है, कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है, ये भी आपको याद रख लेना। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रख लेना राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र सामाजिक रूढ़ियों पर क्या करता है? प्रहार करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा रेखा चित्र या कौन सी रचना सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करती है? तो बाल गोविंद भगत, जिसके रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण क्या था? बीमारी थी। बाल गोविंद भगत कबीरदास की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कबीरदास को एक साहब मानते थे। क्या मानते थे? साहब मानते थे। और कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत का इकलौता जो बेटा था वो कहता था सुस्त तथा बोधा था। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बाल गोविंद भगत जो है अपनी जीविका का कैसे चलाते थे? खेती बाड़ी करके चलाते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो साहब मानते थे, ये याद रख लेना। ठीक है, और बाल गोविंद भगत गाते समय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो बजाते थे खंजड़ी। क्या बजाते थे? खंजड़ी। बाल गोविंद भगत अपने खेतों में धान की रोपड़ी करते थे, धान की रोपड़ी करते थे। ठीक है, और बाल गोविंद भगत कैसे थे? मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, गोरे चिट्ठे आदमी। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो है कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी एवं गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर
हमेशा कौन सा चंदन लगा रहता था? रामानंदी चंदन। रामानंदी चंदन याद रखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस मास से शुरू होकर किस मास तक चलती हैं? तो ये कार्तिक मास से शुरू होती हैं और कौन से मास तक चलती हैं? फागुन मास तक चलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर आता है बाल गोविंद भगत भगत आत्मा और परमात्मा के बीच काय का संबंध मानते थे? प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे आत्मा और परमात्मा के बीच। अब मोस्ट इंपोर्टेंट अर्थ है कुहासा का अर्थ क्या है? तो कुहासा का अर्थ सभी को पता है, कोहरा। क्या है? कोहरा। अब पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो पूर्व की ओर से बहने वाली हवा कहलाती है पूर्वाई। क्या कहलाती है? पूर्वाई। निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सन्नाटा। यहाँ कुहासा आ गया आपका, कुहासा का अर्थ कोहरा, पूर्व की ओर से बहने वाली हवा पूर्वाई। निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सन्नाटा। सवेरे किया जाने वाला जलपान क्या कहलाता है? कलेबा। कलेबा अपन को याद रख लेना। प्रातः काल की लालिमा क्या कहलाती है? लोही। लोही अपन को याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो नहीं छोड़ना चाहते। रामबख्श बेनीपुरी की भाषा सरल एवं व्यवहारिक हिंदी है। भाषा में तत्सम एवं तद्भव के साथ अंग्रेजी एवं उर्दू शब्दों का क्या हुआ है? इसमें प्रयोग हुआ है। इन प्रश्नों को कुछ को आपको याद रखना है। ठीक है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा कि कुहासा का अर्थ क्या है? कोहरा है। पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को पूर्वाई कहते हैं। निस्तब्धता का अर्थ क्या है? सन्नाटा। ठीक है। सवेरे किए जाने वाले जलपान को क्या कहते हैं? कलेवा। प्रातः काल की लालिमा को क्या कह लोही कहते हैं। ठीक है। बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां हैं वो कौन से मास से? कार्तिक मास से फागुन मास तक चलती हैं। कौन मस्तक पर कौन सा चंदन लगाती हैं? रामानंदी चंदन लगाते हैं। ठीक है। और जो ये बाल गोविंद भगत हैं ये गाते समय क्या बजाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, खंजड़ी बजाते हैं। ठीक है। खंजड़ी याद रख लेना। इनकी जीविका का स्रोत क्या था? खेती बाड़ी। इनका इकलौता बेटा कैसा था? सुस्त तथा बोधा था। इसको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इनकी रचनाएं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, ये भी याद रख लेना है। ठीक है। ये किसके आदर्शों पर चलते थे? कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे, ये भी अपन को याद रखना। ठीक है। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बेनीपुर गांव में, इसलिए इन्हें बेनीपुरी कहा जाता है। ठीक है। और ये 15 वर्ष की अवस्था में इनकी जो रचना है वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी, इनको याद रखें। बेनीपुरी जी का जो साहित्य है, बेनीपुरी रचनावली के कितने खंडों में है? 8 खंडों में है। ठीक है। इन्होंने कौन कौन से पत्र और मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया? तो तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनबाड़ी, इन सभी का किया। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको लाइक जरूर करें, और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी। वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने मित्रों को। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।